तो चलिए आज चलते हैं तारीख के सफर पर और जानते हैं उस नौजवान सिपह सालार के बारे में जिसका नाम सिंध की तारीख का एक अहम हिस्सा है, मोहम्मद बिन कासिम। लेकिन ये कहानी सिर्फ एक फतह की नहीं है, इसके पीछे एक बहुत गहरा सवाल छुपा है। सवाल ये है कि क्या कोई फातेह एक निजात दहिंदा भी हो सकता है? यही वो गुत्थी है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। अच्छा, तो मोहम्मद बिन कासिम की पहचान क्या है? उनका नाम हमेशा बाबुल इस्लाम के लक़ब से जोड़ा जाता है, यानी इस्लाम का दरवाज़ा। और उसकी वजह उनकी फतूहात ने इस पूरे इलाके की तारीख का रुख ही मोड़ दिया था। तो यहाँ एक बहुत दिलचस्प नुक्ता नज़र है जिसे समझना ज़रूरी है। जो तारीखी मवाद हम देख रहे हैं वो ये बताता है कि मोहम्मद बिन कासिम जैसे लोग सिर्फ एक फातेह नहीं थे। उनका मकसद सिर्फ सल्तनत बढ़ाना नहीं था, बल्कि एक मकसद ये भी था कि मकामी लोगों को वहाँ के जालिम हुक्मरानों से आज़ाद करवाया जाए। तो आखिर ये नौजवान कमांडर थे कौन? चलिए जरा पीछे चलते हैं इनकी इब्तदाई जिंदगी में और देखते हैं कि वो किस तरह के माहौल में परवान चढ़े जिसने उन्हें एक लीडर बना दिया। इनकी पैदाइश हुई 694 ईस्वी में ताइफ के मशहूर कबीले बनु सकीफ में, और क़ियादत तो आप कह सकते हैं उन्हें विरसे में मिली थी। चचा इराक के गवर्नर, वालिद बसरा के हाकिम। इनकी परवरिश भी बसरा जैसे शहर में हुई जो उस दौर में इल्म व फन का गढ़ माना जाता था। जाहिर है इस माहौल ने इनकी शख्सियत बनाने में बहुत अहम किरदार अदा किया। लेकिन असल हैरत की बात इनका उरूज है। इतनी तेजी से, जरा सोचिए, सिर्फ 1 साल के अरसे में वो ईरान में बगावत खत्म करते हैं, शिराज के गवर्नर मुकर्रर होते हैं और फिर सिंध जैसी बड़ी मुहिम की कमान उनके हाथ में आ जाती है। ये उनकी काबिलियत का मुंह बोलता सबूत था। और सबसे बढ़कर हैरान कर देने वाली बात उनकी उम्र थी। ये सारी जिम्मेदारियां उन्हें कब मिली? जब वो सिर्फ 17 साल के थे। इस उम्र में एक पूरी फौज और मुहिम की क़ियादत, जरा तसव्वुर तो कीजिए। अच्छा, तो अब आते हैं इनके सबसे मशहूर कारनामे की तरफ, यानी सिंध की मुहिम। लेकिन यहाँ सिर्फ फतेह की बात नहीं है, इससे भी ज्यादा अहम था वो निजाम, वो तर्ज हुकूमत जो उन्होंने वहां कायम किया। ये पूरी मुहिम कोई छोटी मोटी बात नहीं थी। तकरीबन 4 साल चली और इसमें सिंध से लेकर मुल्तान तक का इलाका फतह हुआ। एक बहुत बड़ा मिलिट्री ऑपरेशन था। तो उनके आने से फर्क क्या पड़ा? देखिए, तारीखी रिवायात के मुताबिक पहले वहां हुक्मरान तबके का जुल्म आम था। उनके दौर में लोगों के लिए इंसाफ हासिल करना आसान हो गया। इसी तरह जहां पहले मजहबी आज़ादी कम थी, वहां एक मजहबी रिवादारी की पॉलिसी लाई गई। तो असल बात क्या है? कामयाबी की वजह सिर्फ फौजी ताकत नहीं थी, बल्कि जो तारीखी मवाद बताता है वो ये है कि उनका अच्छा सलूक, उनका बेहतरीन इंतजाम और उनके अखलाक ने मकामी लोगों के दिल जीत लिए थे। चलिए अब उनकी लेगेसी की बात करते हैं। उनकी सबसे बड़ी मेराज यानी उनकी रवादारी की पॉलिसी, जिसे तारीख आज भी याद रखती है। एक मशहूर तारीखी किताब है फुतूहुल बल्तान। इसमें उनकी शख्सियत के बारे में लिखा है कि वो बहुत मिलनसार और खुश अखलाक थे, बाहिम्मत भी थे और नरम दिल भी। वो लोगों के दुख दर्द में शरीक होते थे और यही वो चीजें थीं जिन्होंने उन्हें लोगों में मकबूल बनाया। और इसी किताब में एक ऐसा वाक़या भी मिलता है जो इनके असर को बिल्कुल साफ कर देता है। कहते हैं कि जब मोहम्मद बिन कासिम सिंध से वापस जा रहे थे तो मुकामी लोगों ने उस पर शदीद अफसोस का इजहार किया। लेकिन इससे भी बढ़कर और शायद सबसे हैरानकुन बात जो इस मवाद में लिखी है वो ये है कि उनके जाने के बाद शहर कैरिज के हिंदुओं और बुद्धों ने उनसे अपनी मोहब्बत के इजहार में उनका एक मुजस्समा बनाया। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, किसी भी तारीखी शख्सियत की लेगेसी, उनकी मेराज का फैसला कौन करता है? खुद फातेह या फिर वो लोग जिन पर फतह हासिल की गई? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें तारीख को देखने और समझने के अंदाज पर दोबारा सोचने पर मजबूर